मैं कनाडा में घर लेने लगा हूँ। मैं एक भी महीना और किरायों में पैसे नहीं फूँक सकता। अब तक जितने पैसे मैं लोगों को देखता आया हूँ किरायों में फेंकते हुए, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इस तरह से मेरा किराया, मेरी हार्ड अर्न्ड मनी ऐसे जैसे कुएं में जा रही है, उसका कुछ भी रिटर्न नहीं है। मैं कनाडा में अपना घर ले रहा हूँ। ये क्या बात है? ये क्या स्याको सबाक है? ये क्या हो रहा है? आपको आज की इस वीडियो में बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आपको मैं बताता हूँ ना अक्सर अपनी वीडियोस में कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप 30 मिनट सेशन बुक कर सकते हैं। तो तलहा भाई से मेरी बात हुई जो पाकिस्तान से कनाडा आ रहे हैं, और कहते हैं कि बिलाल भाई, आपकी पाकिस्तान से कनाडा की जर्नी हम 3.5 साल पहले से देखना शुरू हुए और बड़ा अच्छा लगा जिस तरह से आप सेटल हो रहे थे। जब आप जा रहे थे पाकिस्तान से कनाडा तो तला कहते हैं कि मैं अपनी बीवी से कहता था कि अच्छा भला ये बंदा यहाँ पर सेटल्ड है, ये क्यों जा रहा है कनाडा, देखना पछताएगा और वापस आएगा पाकिस्तान। ऐसे भी भला कोई करता है कि कोई मसला ना हो और कनाडा फिर भी चला जाए, पर देश के तो इतने मसाइल होते हैं, ये बंदा ज़रूर वापस आ जाएगा। और वहाँ पर तो सेट होते होते इतना वक्त लग जाता है, इतने पैसे लगते हैं। ये बंदा पता नहीं क्यों जा रहा है, जज्बाती फ़ैसला कर रहा है, और देखना ये साल पूरा होने से पहले पहले वापस आ जाएगा। ये इस तरह का बंदा ही नहीं है कि बाहर जाकर सेट हो सके। तो कहते हैं कि बिलाल भाई, आपकी जो जर्नी हमने देखी तो माशाल्लाह बहुत ही इंस्पायरिंग लगी। तो इवन दो आपने मुझे गलत साबित कर दिया, लेकिन अच्छा लगा मुझे देख कर के आप वहाँ पर सेटल हो गए। मैंने कहा थैंक यू सो मच, माशाल्लाह। तो कहते हैं बिलाल भाई, अब ये है कि फिर मैंने भी इंस्पिरेशन पकड़ी, तो मैंने भी पीआर अप्लाई कर दी, तो मेरी हो गई। अब मैं कनाडा आ रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कनाडा आते साथ मैं अपना घर लूँगा। शुरू में मैं एयरबीएनबी में रहूँगा फॉर अ मंथ और सो, और उसी बीच में मैं अपनी रिसर्च करके मॉर्गेज अप्रूव करवाऊँगा और मैं अपना घर लूँगा कनाडा में। क्योंकि मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे मेहनत से कमाए हुए पैसे किरायों में फूकें। मैंने कहा अच्छा, इसमें बहुत से पहलू हैं देखने वाले, मुझे नहीं पता कि आपने उन पर गौर किया हुआ है या नहीं। तो तला कहते हैं कि क्या पहलू है बिलाल भाई, आप मुझे बताएं, मैं तो सोच चुका हूँ। मतलब इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात क्या होगी कि आपके पैसे किराए की मद में जा रहे हैं और आप ने 5 साल किराया दिया, उसके बाद आप ज़ीरो पर आउट हो गए, आप वहाँ से निकले, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ठहरे, एक बात सुने। तो तलहा कहते हैं क्या? मैंने कहा कि आपकी एज कितनी है? तो तलहा कहते हैं कि बिलाल भाई, मेरी एज है 37 ईयर्स। और मैंने कहा कि आपके कितने बच्चे हैं? कहते हैं कि मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। कितने साल के? तो कहते हैं कि 7 और 5 साल की बेटी है। 7 साल का बेटा है, 5 की बेटी है, और मतलब अपनी वाइफ के साथ वो कनाडा आ रहे हैं। अभी 4 बंदों की फैमिली है ये। तो मैंने कहा अभी आपकी एज है 37 ईयर्स, तो आप क्या सोचते हैं कि कनाडा आएंगे तो आप किस घर में रहेंगे? मतलब कि आप कोई टाउन हाउस ख़रीदना चाहते हैं, या आप डीटैच्ड होम ख़रीदना चाहते हैं, या अपार्टमेंट या कोंडो, क्या ख़रीदना चाहते हैं? तो कहते हैं बिलाल भाई, सबसे बेहतर तो आपकी वीडियोस देख देख के मुझे ये लगा है कि मैं कोई टाउन हाउस ले लूँ, क्योंकि डीटैच घर तो काफ़ी महंगे होते हैं, तो टाउन हाउस उनसे कुछ सस्ते होते हैं। मैंने कहा ऐसे ही है मतलब कि अच्छे एरियाज़ में आप अगर डीटैच होम्स देखेंगे तो वो क्लोज टू मिलियन या उससे भी ऊपर होंगे, $1 मिलियन से भी ऊपर के। और अगर टाउन हाउसेस देखते हैं तो आपको 680,000 690,000 की रेंज में मिलेंगे। तो कहते हैं कि बस इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि मैं टाउन हाउस ले लूँ, ताकि लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो। मैंने कहा लॉन्ग टर्म फ़ायदा इन द सेंस, कहते हैं कि वही बात है ना कि अपनी इक्विटी बिल्ड होती है। चलो शुरू में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ कुछ अपने लिए भी तो बन ही रहा है ना, खाली इंटरेस्ट में तो पैसे नहीं जा रहे, अपनी भी कोई इक्विटी होती है। ठीक है, माना कि शुरू में कोई बहुत ज़्यादा अपनी इक्विटी में पैसे नहीं जाते, वक्त के साथ साथ मतलब पहले सारी की सारी इंटरेस्ट पे ऑफ करना पड़ता है, उसके बाद एंड में जाकर आपकी इक्विटी की तरफ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है। मैंने कहा है तो ऐसे ही। तो कहते हैं कि बस इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मेरे पैसे बिल्कुल वेस्ट ना हो, और ये मैं एक अच्छा डिसीजन लेना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि बाहर के मुल्कों में अमीर होने के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बगैर आप अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं और
कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा होती है कि आपको कैसे भी करके रियल एस्टेट में किसी तरीके से कदम रखना होता है, जमाना होता है, क्योंकि जैसे ज़मीन की वैल्यू ऊपर जाती है तो आप अमीर हो जाते हैं। तो हमने तो यही देखा है, यही सोचा है बिलाल भाई। तो मैं ये देख रहा हूँ कि कितने पैसे मैं अपने साथ कनाडा लेकर आऊँ कि कम से कम मेरी 20% डाउन पेमेंट के पैसे मेरे पास हों, ताकि मुझे कम से कम इंश्योरेंस के भी पे करने पड़े और मेरी जो मॉर्गेज अमाउंट है वो भी कम बने, क्योंकि मैंने 20% पे ऑफ कर दिया होगा। तो मैंने कहा चलिए वो तो आपको देखना है कि आपको कहाँ से पैसे ड्रॉ करने हैं, और आप बेहतर जानते हैं कि कहाँ कहाँ आपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, आपके पास टोटल कितने। लेकिन मैं आपका नज़रिया ही टोटल चेंज कर दूंगा कि आपने घर ख़रीदना भी है या नहीं। तो कहते हैं कि बताएं बिलाल भाई आप क्या कहते हैं। तो मैंने कहा कि आपको ये घर ख़रीदना ही नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि बिलाल भाई ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा अभी आपकी एज है 37 ईयर्स और आप सोचते हैं कि आप लेंगे एक टाउन हाउस, ऐसे ही है। तो कहते हैं जी बिलाल भाई है तो बिल्कुल ऐसे ही। तो तला को मैंने कहा कि अभी आपकी एज है 37 ईयर्स और अल्लाह करे आपकी लंबी उम्र हो। वैसे औसत एज कितनी होती है आपकी फैमिली में, एवरेज एज क्या चल रही है। कहते हैं कि समझ लें कि 72 ईयर्स। मैंने कहा कि अभी आप 37 के हैं, समझ लें 36 के हैं, तो उस हिसाब से आपकी समझ लें कि आधी ज़िंदगी गुजर गई है अगर हम एवरेज के हिसाब से बात करें। कहते हैं ऐसा ही है। तो मतलब आप अगर ये सोचें कि 72 ईयर्स अगर आपकी लाइफ हुई, इंशाल्लाह अल्लाह करे इससे भी ज़्यादा हो, लेकिन लेट्स से 72 अगर आपकी लाइफ हुई तो आपके पास 36 ईयर्स हैं। तो 36 ईयर्स में अगर आप अपना घर ये पा लेते हैं तब तो इट मेक्स सेंस कि आपको कोई फ़ायदा होगा इसका, कि कोई इक्विटी बिल्डअप हो रही है। क्योंकि जब आपका घर आपके पास होगा तो आपको वो ओनरशिप की फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि ये घर आपका अपना है और आपको अब इसमें से कोई नहीं निकाल सकता, ये फुली पेड ऑफ है। आप अपने घर के बाहर शेर स्टैचूज़ लगा दीजिएगा कि ये घर फुली पेड ऑफ है भाई। और उसके बाद आपको भारी भरकम अमाउंट नहीं पे करनी पड़ेगी मंथली जो जाती है मॉर्गेज में या किराए में, क्योंकि घर तो आपका अपना होगा। तो कहते हैं ऐसे ही है। तो मैंने कहा उसके लिए पहली शर्त ये है कि आप 72 ईयर्स तक जिएं, तब तो आपको ये फीलिंग आएगी। दूसरी बात ये है कि अगर आप किराया देते हैं एक टाउन हाउस का तो वो आपको लगभग $3000 का पड़ जाएगा, और अगर आप मॉर्गेज करवाते हैं तो वो आपको हो सकता है $3500 की पड़े, क्योंकि उसमें आपको टैक्सेस भी पे करने हैं प्रॉपर्टी के, आपको मेंटेनेंस के पैसे भी पे करने हैं, और आपकी जो बेस मॉर्गेज है वही काफ़ी एक्सपेंसिव बनेगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आप समझ लें आपको 3500 पे करना पड़ेगा। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं 3000 लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जितने आपने किराए की मद में देने हैं उतनी ही आपकी मॉर्गेज बनेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से आप का एक साल की मॉर्गेज आप कितनी पे ऑफ कर रहे हैं। कहते हैं कि बिलाल भाई 3000 फॉर अ मंथ, तो फॉर 9 months it's going for 10 months it's going to be 30,000, तो फॉर 12 इट्स गोइंग टू बी 36,000। मैंने कहा मतलब एक साल में आपने 36,000 पे कर दिए मॉर्गेज में, तो ये आपके एक साल के 36,000 हुए। तो 10 साल के कितने हो गए। कहते हैं बिलाल भाई ये हुए 3,60,000। मैंने कहा ठीक है। और याद रखें आपने तकरीबन 7 लाख का टाउन हाउस लिया था, ठीक है। उसमें से आपने 3,60,000 10 साल में पे ऑफ किए। 20 साल में आप कितने करेंगे। तो कहते हैं बिलाल भाई 20 साल में होंगे 7,20,000। तो ये तो मैं 20 साल में कम से कम अपने घर का मालिक तो बन जाऊंगा ना। अभी मेरी हड्डियों में फिर भी कुछ जान है, मैं 37 साल का हूँ। 20 साल के बाद तो मैं बूढ़ा हो चुका हुआ हूँगा। उस वक्त मुझे कोई काम मिले ना मिले, कम से कम घर तो मेरा अपना होगा। तो मैंने कहा ये आप कैसे कह रहे हैं कि घर आपका अपना होगा। तो कहते हैं कि 20 साल में पेड ऑफ हो जाएगा ना, 7,20,000 हो गया, 7 लाख का मैं घर खरीद रहा हूँ। तो मैंने कहा ये आपको किसने कहा कि 7 लाख का आप घर खरीद रहे हैं तो आपको 7 लाख ही पे करने हैं। तो कहते हैं और क्या होता है। मैंने कहा कि ये आप बैंक से ले रहे हैं, आपको इस पर इंटरेस्ट भी पे करना है। तो मतलब अगर 7 लाख का आप घर खरीद रहे हैं, टाउन हाउस खरीद रहे हैं,
तो वो कुल मिलाकर आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट $1 मिलियन का, या 1,100,000 ऑन टॉप ऑफ दैट डॉलर्स का, क्योंकि बाकी सारा सूद भी तो आपने पे ऑफ करना है। 7 लाख तो उसकी बेस कीमत है। जब आप उस पर सूद अदा करेंगे और जितने डेकेड्स के लिए आपने वो सारा पीरियड अप्रूव करवाया है मॉर्गेज का, अगर आप टोटल काउंट करें एट द एंड ऑफ इट जितना आपने पे ऑफ करना है, तो जो 7 लाख का आप ले रहे हैं दरअसल आपको $1,100,000 तक का पड़ेगा। तो मतलब कहते हैं कि 7,20,000 अगर 20 साल में, तो फिर 30 साल में तो पेड ऑफ हो जाएगा। मतलब क्योंकि 30 साल में तलहा भाई ने $1,080,000 पे ऑफ कर दिए होंगे। मैंने कहा 30 साल के बाद आपकी एज क्या होगी? कहते हैं आज 37 ईयर्स है, तो 30 साल के बाद 67 ईयर्स का मैं हूँगा। मैंने कहा 30 साल के बाद जब आप 67 ईयर्स के होंगे, उस वक्त अगर आप होम ओनर बन भी गए तो उसके बाद भी यू विल हैव टू कीप पेइंग ऑन टॉप ऑफ दैट, बिकॉज आपका प्रॉपर्टी टैक्स तो आपको बहरहाल पे करना ही रहते पड़ना है उसके बाद भी। और दूसरा ये कि आप जब होम ओनर होते हैं तो घर की मेंटेनेंस भी आपको देखनी होती है, हर चीज़ के लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं। तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ेगा और आपको मेंटेनेंस भी देनी पड़ेगी 30 साल के बाद भी। तो वो तकरीबन आपका, मेरे जो कुछ कोलीग्स हैं जो काफ़ी एजेड हैं और उन्होंने घर ख़रीदे हुए हैं, तो उनको आफ्टर हैविंग पेड ऑफ भी मंथली कोई 1100 to 1200 तो पे करने ही पड़ते हैं, क्योंकि उन पर टैक्सेस होते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। तो अगर आपने पूरा घर पे ऑफ करने के बाद भी ये पैसे देते रहने हैं, तो फिर क्या फ़र्क हुआ इसमें कि आप किराए में रहते या घर में? बल्कि नुकसान का सौदा है, क्योंकि इंसान को कभी कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, किसी दूसरे शहर में मिल जाती है, घर से दूर मिल जाती है। अगर आपने घर ख़रीदा हुआ होगा तो आप कभी भी वो घर छोड़कर जा नहीं सकेंगे, क्योंकि आसान नहीं होता कि आप खुद किसी और सिटी में हो और आपने घर लगाया हुआ हो किराए के ऊपर किसी और शहर में, और वो सारी मेंटेनेंस वगैरह आप कर सकें, बिकॉज एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन कनाडा। सो ऑल इन ऑल आप जितने किराए में देंगे उससे ज़्यादा आप मंथली मॉर्गेज में देंगे। और घर अगर आपने पे ऑफ कर लिया तो वो तब होगा जब आपकी अपनी लाइफ भी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी होगी। उसके बाद कोई फ़र्क पड़ना नहीं है इससे कि आपने किराया देना था या आपने मॉर्गेज देनी थी, क्योंकि लाइफ ही आपकी पूरी हो गई। क्योंकि ये जो 25 साल की मॉर्गेज है, 30 साल की मॉर्गेज है, इंसान कोई टीनेज में तो आ नहीं जाता कनाडा। हम सब लोग अप्लाई करते हैं, अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करते हैं। पीपल कम टू कनाडा इन यू नो 30s, अर्ली 30s और लेट 30s। उसके बाद अगर आपने 30 साल में घर पे ऑफ कर लिया तो मतलब आपने पूरे ज़िंदगी का सौदा उसी घर के साथ कर लिया, और मंथली आपने उतने ही या उससे ज़्यादा, मैं ये कहूँगा एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, कि आपने उससे ज़्यादा पैसे पे ऑफ करने हैं एवरी मंथ इन मॉर्गेज जितने आपने किराए में देने। बिकॉज किराए में तो आपके पास सहूलत है, इंसान के हालात एक जैसे नहीं रहते। अगर आप पे मुश्किल हो रहा है 3,000 किराया देना, तो आप किसी अपार्टमेंट में मूव हो सकते हैं जिसमें आपको कुल $2,200 देने पड़ेंगे। या अगर और भी ज़्यादा मुश्किलात हो, आपको और अपने आप को स्क्वीज़ करना हो, तो आप कोई 2 बेड बेसमेंट देख लें, उसमें आपको कोई 1,800 तक पे करना पड़ेगा। मतलब आपके पास अपनी ज़िंदगी में बदलते हालात के मुताबिक एडजस्ट करने के लिए सहूलत मौजूद है। फिर आप के पास जगह की कोई कैद नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी के लिए एक जगह के साथ बंध गए हैं। आप मूव कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपको कहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है। समटाइम्स आपको मुल्क ही छोड़ना पड़ जाता है कि अभी देखें हालात यहाँ के बहुत अच्छे हैं कनाडा के माशाल्लाह, लेकिन क्या हालात हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्योंकि बहुत से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं, पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक। कभी जॉब्स नहीं रहती, कभी ऐसे देखने में आया है कि जैसे अभी साउथ अफ्रीका में हो रहा है कि एक सर्टेन एथनिसिटी के लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी जाती हैं। तो अगर आज हालात मुवाफिक हैं तो आप ये नहीं, यू कैन नॉट सिट बिलीविंग कि सारी उम्र ऐसा ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। सो ऐसे में अगर आप किराए पर रहते होंगे तो आप एक फ्री सोल की तरह से होंगे,
कि आप जब चाहे यहाँ से यू कैन होप आउट ऑफ एयर, यू कैन फ्लाई अवे फ्रॉम हेयर। जबकि अगर आपका अपना घर है तो वो एक ऐसा सफ़ेद हाथी है जो इंसान पाल लेता है और उसको खिलाते पिलाते ही रहना पड़ता है, चाहे वो आपको बेनिफिट दे रहा हो या ना दे रहा हो। कितने ही लैंडलॉर्ड्स तो ऐसे हैं जो बेचारे इतने तंग आए हुए हैं कि सालों से उनके घरों में टेनेंट्स रह रहे हैं और उन्होंने किराया नहीं दिया, बिकॉज इट्स ए लेंथी एंड कम्बरसम प्रोसेस। केस फाइल करें और किराया उनसे ड्रॉ करवाएं या फिर उनसे विकेट करवा लें। और बहुत से लोग इतने अवेलेबल और फ्री भी नहीं होते, बिकॉज जॉब्स इतनी डिमांडिंग होती हैं कि इतना फारिग वक्त किसी के पास नहीं होता कि इस तरह के झमेलों को भी सॉर्ट आउट करे। तो मैं ये कहूँगा कि बिटवीन रेंटिंग एंड बाइंग इन कनाडा, इट्स अ स्मार्ट मूव टू ओनली रेंट in Canada, especially if you have come to Canada in your mid 30s, because घर को पे ऑफ करने में आपकी अपनी लाइफ भी चली जानी है और वो घर आपके लिए आज सूटेबल है, कल हो ना हो। क्योंकि मैं अगर देखूं कि मेरी ज़िंदगी में 5 साल पहले क्या हालात थे, 10 साल पहले क्या हालात थे, कंप्लीटली डिफरेंट। इंसान सोच भी नहीं सकता कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। किसी के लिए फ्यूचर अच्छा हो जाता है, किसी के लिए फ्यूचर अच्छा नहीं होता। ये हर इंसान का अपना अपना मुकद्दर है। तो आप आज के हालात के मुताबिक सोचते हुए घर तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन 20 साल बाद आपकी ज़िंदगी के क्या हालात होंगे उसमें आपके लिए इन द हाइंडसाइट, इफ़ यू रिफ्लेक्ट बैक, क्या घर ख़रीदना आपके लिए सूटेबल था, भी एक अच्छी ऑप्शन थी, वो तब आपको पता चलता है। And then it comes, honestly, as an emotional baggage with it as well for Muslims, क्योंकि लोग इस बारे में बात नहीं करना पसंद करते। लेकिन जितना मर्जी आप रिसर्च कर लें इसके ऊपर कि आपको कोई मुफ्ती ये कह दे कि मॉर्गेज पर घर लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आपको कहीं से कोई दलील नहीं मिलेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारी रिसर्च की है और जितने भी मैंने देखे हैं मुफ्तियान, कोई भी एक भी क्रेडिबल सोर्स से मुझे ये कोई हिंट नहीं मिली कि आपका ये सूद से पाक चक्कर है। और फिर सूद कितना बड़ा गुनाह इस्लाम में करार है वो आप जानते ही हैं। तो इट ऑल्सो कम्स विद अ टंग इन चीक, पीपल डोंट थिंक अबाउट इट। कहते हैं कि एक घर है तो वो आपको जायज़ है। एंड आई डोंट जज सच पीपल ऑनेस्टली, बिकॉज मैं समझ सकता हूँ कि इस मुल्क में रहने के लिए ये तो किसी के साथ होगा ही नहीं ना कि किसी के पास पहले से ही $1 मिलियन हाथ में उठाए हुए कि वो कैश ले ले या कोई $7 लाख का टाउन हाउस ले ही नहीं सकता। एक चीज़ है कि जब पॉसिबल ही नहीं है तो फिर द अदर वे इज जस्ट गोइंग थ्रू मॉर्गेज। उसमें फिर ये है कि आप इस्लामिक मॉर्गेज चलो ले सकते हो कि दिल को कुछ सुकून होता है कि शायद ये कुछ बेहतर है, बट इट डज कम विद दिस इमोशनल बैगेज एज वेल कि आप कहते हो बस अल्लाह माफ़ करे, ले तो लिया है लेकिन अल्लाह माफ़ करे, ये चीज़ एक फैक्ट है। तो ये सारे हालात सोचते हुए आप क्या अब भी समझते हैं कि आपको घर लेना है? तो तला ने कहा कि बिलाल भाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता घर। तो मेरी कोई नीयत नहीं थी उनकी इंटेंशन ड्रॉप आउट करवा देने की, बट इट एंडेड अप हैपनिंग सच के उन्होंने कहा कि वाकई मैं तो अभी कनाडा आ रहा हूँ और मुझे क्या पता कि मेरी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक, मेरी स्किल्स के मुताबिक मुझे कहाँ पर बेहतर जॉब मिल सकती है। क्या पता ओंटारियो में मिले, क्या पता अल्बर्टा में मिले, क्या पता कहाँ मिले, तो मैं अपने आप को बांध लूँगा आकर एक घर के साथ। मैंने कहा बिल्कुल उस घर के साथ समझ लें कि आपकी शादी हो जाएगी और खुदा न खास्ता इन फ्रॉम अ बैड मैरिज, आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ बैड मैरिज, पीपल कैन स्टिल वॉक अवे, देयर आर वेज फॉर दैट। लेकिन एक घर के साथ जो आप बंध जाते हैं ना, उससे आप कभी भी नहीं निकल सकते। बिकॉज अगर आप निकलेंगे भी, अगर आप बेचेंगे एक, तो दैट इट सेल्फ इज़ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। लेकिन अगर वो आप कर भी लेते हो तो उसमें आपको नहीं पता कि आपको उसमें बेनिफिट होगा या आप नुकसान में जाओगे। क्योंकि लोग सोच रहे थे कि ये घर ऊपर ही जाते जाएंगे, लेकिन जब से हम कनाडा आए हैं तब से तो प्रॉपर्टी की वैल्यू नीचे ही जा रही है। आप इसके बारे में कुछ नहीं, इवन सोना आप देखें, पिछले साल सोना ऐसे जा रहा था और अभी मार्च से सोना कॉन्स्टेंटली यूं जा रहा है नीचे। सो क्या ऊपर जाता है क्या नीचे जाता है ये आप नहीं डिसाइड कर सकते कि अगर आप घर खरीद लेते हैं और अगर आप 5 साल बाद बेच देते हैं तो आपकी कुछ इक्विटी उसमें से निकल आएगी। हो सकता है कि वो भी आपका नेगेटिव में जाता हुआ सौदा हो, बिकॉज आप वो बेच तो लेंगे लेकिन द मनी जो आप अग्रीड इन द बिगिनिंग टू द बैंक कि आपने पे ऑफ करनी है, यू विल बी लाइबल फॉर दैट मनी। वो जो डिफरेंस है, वो जो दूसरे बंदे ने जितना खरीदा है और जितना आपने कमिट किया था, उसका डिफरेंस आपको फिर भी पे करना ही है।
तो ये आप नहीं कह सकते कि लाजमी आपको फ़ायदा होने वाला है अगर आप 5 साल बाद भी बेच देते हैं कुछ इक्विटी बिल्ड। और 5 साल या 10 साल की जो इक्विटी बिल्डअप होगी ना, वो कोई 20-30 हज़ार डॉलर, उससे ज़्यादा आप वो घर ना खरीद के अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर दें तो होपफुली आपको वहाँ से उससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। सो ये दिस इज़ माई 2 cents ऑन रेंटिंग वर्सेस बाइंग आफ्टर लिविंग इन कनाडा फॉर 3.5 years। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।